हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। सभी साथी फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी लोग क्लास में नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो है आप सबों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो हम जो है आपको इससे पहले वीडियो में आपको अवतल दर्पण में बता दिए वस्तु कहाँ रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आकार कैसा होगा, स्थिति कैसी होगी। ठीक, तो आपको जो है हम इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे चले आया है उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण में तो देखिए नंबर 1, स्थिति नंबर 1 उत्तल दर्पण में स्थिति कहाँ रहेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा। तो देखिए यदि उत्तल दर्पण में अनंत पर वस्तु हो, यदि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक तथा सीधा होगी। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक तथा सीधा होगी। जैसे देखिए आपको बताते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठते होंगे या कोई कार पे बैठते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि साइड मिरर के रूप में एक दर्पण लगा हुआ रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। वो जो होता है उसमें देखिएगा यदि कोई वस्तु, कोई वाहन जो है यदि बहुत ही पीछे हो तो उसका प्रतिबिंब उसमें बहुत ही छोटा नजर आता है, बहुत ही छोटा नजर आता है। काल्पनिक और सीधा उसका जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक, यदि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तब तो गाड़ी वाला जो है ठोकर मार देगा उसमें। ठीक, तो इसीलिए ये जो होता है उत्तल दर्पण, इसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब अनंत पे रहता है वस्तु तो उसको क्या करता है, फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, और वस्तु का जो है प्रतिबिंब बहुत छोटा बनाता है जिससे कि गाड़ी वाला उसको देख ले। ठीक, काल्पनिक और सीधा होता है। देखिए स्थिति नंबर 2, उत्तल दर्पण में स्थिति नंबर 2 लिखिएगा। कहता है अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच यदि वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच हो, यदि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रख देंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होगी। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, फोकस और ध्रुव के बीच। आकार क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक तथा सीधा होगी। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक तथा सीधा हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको दोनों स्थिति जो है उत्तल दर्पण में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण में। देखिए फिगर के माध्यम से यहाँ आपको हम बता दिए हैं, तो ये फिगर को समझने का और नोट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए कहता है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब उसका जो है आपको प्रतिबिंब कैसे बना है। ठीक, कैसे बनेगा तो देखिए जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो इस टाइप से आपको जो है इधर से दिखता होगा, लेफ्ट साइड से 2 जो है लकीर आया हुआ है। ठीक, और इधर जो है आपको कट करके निकला हुआ है। तो आप जो है इस तरह से इसका फिगर बना दीजिएगा। ठीक, जब अनंत से वस्तु की प्रकाश आती है उत्तल दर्पण पे तब कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ये स्थिति नंबर 1 देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थिति नंबर 2। देखिए कहता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो देखिए जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा
तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह वीडियो को रोक करके इसका फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। नंबर 1 में हजामती बनाने में, यानी दाढ़ी आर जो बनाता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर को रोगी देखने में, डॉक्टर जो है जब किसी के दांत का ऑपरेशन करता है तब उसमें अवतल दर्पण का यूज करता है। जब किसी के कान के कोई भी बीमारी को दिखता है तब उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक, उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग जो है आपको टॉर्च लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च लाइट में भी किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद स्ट्री लाइट में भी आपको जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद टेबुल वाला जो लैंप होता है उसमें भी आपको अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो है उपयोग को जरूर नोट किया कीजिएगा कॉपी पे। ठीक, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी आपको क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, धनात्मक होता है, VE पॉजिटिव। ठीक, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी कहीं पे लिया जाता है आपको धनात्मक, कहीं पे लिया जाता है ऋणात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है। वक्रता त्रिज्या निगेटिव। फोकस दूरी जब होती है, फोकस दूरी आपको निगेटिव होती है। फोकस दूरी निगेटिव, फोकस निगेटिव होती है, फोकस दूरी भी निगेटिव होती है। वक्रता केंद्र क्या होती है, वो भी निगेटिव। देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए। ये आपको उत्तल दर्पण है जो कि अंदर की तरफ क्या होता है, पेंट किया हुआ रहता है और उभरा हुआ भाग क्या होता है, चमकदार होता है उत्तल दर्पण का। ठीक, तो ये इसका उपयोग देख लीजिए। इसका भी यहाँ पे देख लीजिए, वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। वस्तु की ऊंचाई धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या धनात्मक। फोकस दूरी, फोकस जो है वो भी धनात्मक। फोकस दूरी धनात्मक। वक्रता केंद्र धनात्मक। ठीक, ये आपको उपयोग था। ठीक, ये फिगर है, ये फिगर देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, आगे देखिए। ये अवतल दर्पण में VU और F में संबंध स्थापित करें। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है आपको 1/V + 1/U बराबर 1/F। ठीक, अवतल दर्पण में बोला है सिद्ध करने के लिए V, U और F में संबंध। ठीक, ये आपको जिसको कहा जाता है दर्पण सूत्र, जिसको कहा जाता है दर्पण सूत्र। क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र। तो ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है दर्पण सूत्र। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, ये आपका फिगर हो गया। ये आपका क्या है, फिगर है। ठीक, इस टाइप से आप जो है फिगर को बना लीजिए अपने कॉपी पे। ठीक, इस टाइप से फिगर बना लेना है। ठीक, इस टाइप से आपको फिगर एक क्या करना है, बना लेना। ठीक, फिगर बनाने के बाद ये
लाइन खींच दीजिए। ठीक, यहाँ पे एक क्या हो गया, ए बी एक वस्तु है। ठीक, ए बी एक यहाँ पे वस्तु है। यहाँ से वस्तु का प्रकाश यहाँ जो है दर्पण पे पड़ा है और दर्पण से परावर्तन के बाद जो है ये फोकस से होकर के इधर निकल गई है। ठीक, निकल गई है। उसके बाद फिर देखिए एक जो है आंशिक रूप से ये प्रकाश यहाँ ध्रुव पे पड़ा है और ध्रुव से भी जो है ये परावर्तन के बाद इधर आकर के ये बी डैश पे आकर के मिल गया है, बी डैश पे आकर के मिल गया। ठीक, उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये जो है डॉट डॉट से इधर दिखाया गया है और जहाँ ये मिला है ठीक वहाँ से यहाँ तक की ये जो है बस प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम ए डैश से सूचित कर दिए हैं। ठीक, ए डैश से सूचित कर दिए हैं। यहाँ से ये जो है ये आपको वस्तु यहाँ पे था, यहाँ पे आपको ए के पास वस्तु था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ठीक ध्रुव से लेकर के ये यहाँ जहाँ वस्तु था ए के पास से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे यू, इसको क्या कहेंगे, यू कहेंगे। और फिर जो है ये ध्रुव जो है, ध्रुव इसके सामने है, ओ जो रहता है यहाँ से ये प्रतिबिंब जहाँ बना है यहाँ तक की दूरी को कहेंगे यू, जो कि सॉरी भी कहेंगे, जो कि प्रतिबिंब की क्या है दूरी है, उसको कहेंगे भी। ठीक, उसके बाद यहाँ जो एफ है, एफ से लेकर के ये ध्रुव तक की दूरी को इसको कहेंगे एफ। ठीक, तो ये आपको समझ में चले आया होगा। हम इसको साफ कर देते हैं क्लीन, आप देख लीजिए। ठीक, आपको नजर आता होगा ठीक किसको भी बोले हैं किसको यू बोले हैं। ठीक, नजर आ गया होगा तो देख लीजिए, आगे देखिए, आगे देख लीजिए। मान लिए हैं यहाँ पे एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष एक्स वाई और ओ ध्रुव, एफ फोकस और सी वक्रता केंद्र। ठीक, सी जो है क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक, वस्तु ए बी से, वस्तु क्या है ए बी था, ए बी वस्तु था, तो वस्तु ए बी से अक्ष के समांतर किरण बी एन दर्पण के एन बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है। ठीक, क्या होती है, आपतित होती है। आपतित होने के बाद परावर्तित होकर एफ से गुजरती है। जब दर्पण पे पड़ती है तो वहां से क्या होती है, एफ से होकर के गुजर जाती है। आपको फिगर में देख लेना है। ठीक, फिगर आप अपने कॉपी पे नोट करके यहाँ से मिलाते जाइएगा, एफ से होकर के गुजर जाती है। उसके बाद दूसरी किरण बीओ परावर्तन के बाद पहली किरण को बी डैश बिंदु पर काटती है। इस तरह ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, ए बी वस्तु था, उसका प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश क्या करता है, बनाता है। ठीक, जिसमें वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी और फोकसांतर एफ है। हमको सिद्ध करना है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमको सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, ये लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे, जैसे रचना देखिए, एन से एन क्यू मुख्य अक्ष पर लंब डाला। एन से क्या किए, एन क्यू मुख्य अक्ष पर लंब डाले हैं। तब देखिए प्रूफ किए हैं, प्रमाण प्रूफ, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ये जो है दोनों त्रिभुज में कोण जो है, कोण बी ए ओ बराबर कोण बी डैश ए डैश ओ, ये सम्मुख कोण हो गया। ये क्या हो गया, सम्मुख कोण। उसके बाद देखिए कोण बी ओ ए बराबर कोण बी डैश ओ ए डैश, ये जो है कोण आई बराबर कोण आर से। ठीक, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण जो बनता है। ठीक, तो ये कोण आई बराबर कोण
आर से, अतः तीसरा कोण भी बराबर होगा। आपको पता होगा जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक, तो देखिए यहां पे आपको कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ, तब ये जो है ए कसौटी से ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा ए कसौटी से, यानी ए का मतलब हुआ कौन 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 से। ठीक, ये जो है कौन कौन से क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ। ठीक, इसको समरूप का चिन्ह कहते हैं। ये जो आपको दिखता होगा सुतल का एस जो है ये समरूप का चिन्ह है। उसके बाद देखिए इसी त्रिभुज में आप देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका भुजा का अनुपात ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बटे ए डैश ओ हो जाएगा। इसको मान लिए समीकरण 1। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए त्रिभुज एफ ओ एन और एफ क्यू एन है, एफ क्यू एन और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक, कोण एन क्यू एफ बराबर कोण बी ए डैश एफ, ये समकोण। ठीक, समकोण हो जाएगा सम्मुख कोण से। ठीक, सम्मुख कोण से तो कोण जो है एन एफ क्यू बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश। ठीक, ये अतः तीसरा कोण भी बराबर होगा। यदि दो गो कोण बराबर है तब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए कोण एफ एन क्यू बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ, तो ये भी जो है आपको ए कसौटी से त्रिभुज एफ ओ एफ क्यू एन और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अतः एन क्यू बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ क्यू बटे ए डैश एफ, ये आपको भुजा अनुपातिक हो जाएगा। यदि बी एन अक्ष के सन्निकट हो तो क्यू डैश पर होगा। क्यू क्या होगा, क्यू जो है आपको क्यू ओ पर होगा। क्यू क्या होगा, ओ पर होगा, क्यू ओ पर होगा। इसीलिए अतः ओ एफ बराबर ओ एफ हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ओ एफ बराबर ओ एफ, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो इसीलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ हो जाएगा। तो ए एफ बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश ओ माइनस ओ एफ हो जाएगा। समीकरण इसको मान लिए 2। ठीक, समीकरण 2 आगे से आप मिलाते आइएगा। ठीक, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से किए हैं तो ए ओ बटे ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटे ए डैश ओ माइनस ओ एफ हो गया। ठीक, ये समीकरण के मान रखने पे अब देखिए समीकरण का मान ए ओ बटे ए डैश ओ, ये जो है आपको ए ओ का मान है माइनस यू और ए डैश ओ का मान है माइनस भी। ठीक, ये तो ये हो जाएगा आपको यू भी माइनस यू एफ, यू भी माइनस यू एफ बराबर यू एफ हो जाएगा। ठीक, तो यू भी माइनस यू एफ, इसमें देखिए आप यदि यू को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, नहीं तो इधर देखिए आपको नजर आता होगा कि इधर यू एफ माइनस में है तो उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू एफ से दोनों ओर भाग देने पे यू एफ से क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग दे देते हैं। देखिए दोनों तरफ यू एफ से भाग दिए हैं तो क्या हुआ है, ये कट कुट करके आपको क्या बचेगा, यहाँ पे यू भी कट जाएगा तो ऊपर में एक नीचे में एफ बचेगा तो 1/f। यहाँ फिर जो है यू भी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जो है यू एफ और नीचे में यू एफ दोनों कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 1/b प्लस फिर इधर जो है काटेंगे तो यू से यू कट जाएगा और एफ से एफ कट जाएगा तो बच जाएगा आपको भी। तो देखिए इस तरह से आप जो है इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप काट करके प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक, देख लिए। आगे देखिए कहता आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और
वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, पूछेगा आपको, आवर्धन किसको कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के अनुपात के जो होता है उसको आवर्धन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे प्रायः m से सूचित किया जाता है। ठीक, आवर्धन को क्या कहा, आवर्धन को क्या चीज से सूचित किया जाता है? स्मॉल m से। ठीक है, इसे प्रायः स्मॉल m से सूचित किया जाता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h हो, तब आवर्धन बराबर सूत्र होता है आपको m बराबर h डैश बटे h होता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे आवर्धन को m बोला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और वस्तु की ऊंचाई को h बोला है। ठीक, यानी कि m बराबर तब आपको सूत्र हो जाता है m बराबर h डैश बटे h होता है। ये आपको आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक, h डैश बटे h। ठीक, आवर्धन का सूत्र। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होगा। ठीक, यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो, ठीक, यदि आवर्धन का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। यदि आवर्धन का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। आगे देखिए, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि आवर्धन का मान, नोट करते जाइएगा, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वस्तु तथा प्रतिबिंब जो है वस्तु वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यदि उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण से प्राप्त आवर्धन धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण से प्राप्त आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण से प्राप्त आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल दर्पण से प्राप्त आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। अवतल दर्पण से जो है आवर्धन का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण से जो है आवर्धन का जो मान प्राप्त होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण से जो है प्राप्त होता है आवर्धन का मान सिर्फ धनात्मक। ठीक, उत्तल दर्पण में धनात्मक मान होता है, अवतल में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कहता है यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या होगा? बड़ा होगा। यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो, दूसरा पॉइंट, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु की आकार के बराबर होगा। यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है आपको यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो तो, यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु की आकार से छोटा होगा। यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो जाएगा ना तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? वस्तु की आकार से छोटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट में समझाए हैं कि यदि 1 से, देखिए m का मान क्या है? छोटा है। 1 से क्या है? m का मान छोटा है, तब प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, 1 से, सॉरी, यहाँ पे 1 से क्या है? m का मान बड़ा है। यदि 1 से m का मान, यानी आवर्धन का मान, m कहते हैं आवर्धन को, 1 से यदि आवर्धन का मान बड़ा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा। यदि आवर्धन का मान 1 हो, यदि आवर्धन का मान
एक हो तो दोनों बराबर होगा, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, दोनों का आकार क्या होगा, बराबर होगा। प्रतिबिंब की आकार और वस्तु की आकार दोनों की बराबर होगा आकार। देखिए, यदि आवर्धन का मान जो है, आवर्धन का मान यदि छोटा हो, एक से आवर्धन का मान यदि छोटा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, यदि एक से आवर्धन का मान क्या होगा, छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा होगा। यदि एक से आवर्धन का मान बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। यदि एक के बराबर होगा तो वस्तु की आकार और प्रतिबिंब की आकार दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए अध्याय 2। ठीक, अध्याय 2 देखिए, कहता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अध्याय 2 में है। ठीक, अध्याय 2 में क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो उस पाठ में जो है हम पूरा जो है पहला अध्याय हम पूरा देख लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन को। इसमें हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लगा हो। ठीक, और हर एक क्लास का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर एक पेज पे आपको मिलेगा। ठीक, एक ऑब्जेक्टिव का क्लास, एक सब्जेक्टिव का क्लास, तो ज़रूर इसको देखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।